तो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे यहां से हम लोग, एंड दैट इज हाइड्रोजन, है ना। सुनिए ध्यान से, ये आपके इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो फिजिकल केमिस्ट्री था, ठीक। जो टर्म 1 है आपका, टर्म 1 के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक तो आ रहा है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकेंड यूनिट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग एंड रेडॉक्स। ये 5 यूनिट्स आ रही हैं आपको, ठीक। और इनऑर्गेनिक में से आपको आ रहा है हाइड्रोजन, और फिर सीधे ऑर्गेनिक की बातें होंगी यहां पर, है ना। तो ये जो 5 यूनिट्स हैं ये मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, और बहुत अच्छे से हमने करी हुई हैं। आपको सिर्फ अब टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है ना। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट है, बहुत ही सुंदर सी, नाम है इसका हाइड्रोजन यूनिट, है ना। वैसे तो आप चाहें तो हम इसको 2 क्लास में खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपके चाहने से होना नहीं है ना। जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा काम करेंगे हम, कम से कम 5 क्लासेस तक चलाएंगे इस पोर्शन को, जबरन नहीं चलाएंगे, ठीक। वो है ही, मटेरियल इतना ही है। यदि हम किसी अच्छे एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 11th की बात करनी है तो मैं तो 1-1.5 क्लास के अंदर पूरी यूनिट खत्म कर सकता हूं, है ना। लेकिन आपके बाद में क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, आपको दिक्कत होगी उसमें, ठीक। तो क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट के अंदर वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहली जो चीज है यहां पर वो तो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ही प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम लोगों को डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों को यहां पर पढ़ना है वाटर, ठीक। कहीं छोटी क्लास में हम लोग टर्म पढ़ा करते थे, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, है ना। ऐसे कोई टर्म हमने पढ़े हुए हैं। जो सोप के साथ बहुत सारा लेदर देता है, झाग देता है, उसको हम सॉफ्ट वाटर बोला करते थे, और जो झाग नहीं देता उसको हम क्या कहा करते थे, हार्ड वाटर कहा करते थे, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। और थर्ड पोर्शन हम लोगों को यहां पर पढ़ना है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, ओके। तो अभी हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, अब पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का तरीका एकदम से चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं, क्योंकि ज्यादातर केस में ऐसे ही होता है कि जो पॉइंट हम छोड़ देते हैं लिखने को, उसी में से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो हमारे को कोशिश ये करना है कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, यहां पर सारी बातें मालूम होनी चाहिए, ठीक। तो हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया हुआ है। और जो हाइड्रोजन नेम प्रपोज किया है, हाइड्रोजन नेम प्रपोज किया है फादर ऑफ केमिस्ट्री ने। कौन थे फादर ऑफ केमिस्ट्री, जल्दी से बताइए, लेवोशियर, ठीक। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है नहीं, थे, निकल ली अब तो, लेवोशियर। उन्होंने सजेस्ट करा हुआ था हाइड्रोजन नाम, ठीक। क्यों हाइड्रोजन नाम इन्होंने सजेस्ट करा हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इन्होंने इसका क्या नाम सजेस्ट करा था, हाइड्रोजन सजेस्ट करा हुआ था, ठीक। हाइड्रो मतलब वाटर का फॉर्मेशन करता है ये, इसलिए इन्होंने क्या नाम सजेस्ट करा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक। सिंपल यूनिट है। यदि आपको फार्मूला मेकिंग पोर्शन अच्छे से आता है केमिकल बॉन्डिंग यूनिट का, तो खूब मजा आ जाने वाला है, बहुत ही आसानी से आप इसे कर डालेंगे, ठीक। तो यूनिट की शुरुआत कैसे होती है, यूनिट की शुरुआत होती है अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक ड्रॉबैक है, ठीक। वैसे तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के हम लोग सारे ड्रॉबैक देखा करते हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन उन्हें गड़बड़ लगती है बहुत सारे साइंटिस्ट को।
क्यों गड़बड़ लगती है? बिकॉज हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कैन शो सिमिलरिटीज विथ फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप मीन्स एल्कली मेटल एज वेल एज सेवंथ ग्रुप मीन्स हेलोजन फैमिली. ठीक है ना, 17th ग्रुप या 7th ए जिसे हम लोग बोला करते हैं हेलोजन फैमिली, ये दोनों से सिमिलरिटी बताया करता है. तो चैप्टर की शुरुआत बहुत ही सिंपल सी है. हमें सबसे पहले यह बताना है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इन विच हाइड्रोजन इज सिमिलर टू एल्कली मेटल. फिर हमें बताना है प्रॉपर्टीज इन विच हाइड्रोजन इज सिमिलर टू हेलोजन. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. एल्कली मेटल्स जो होती है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1. कौन कौन आता है एल्कली मेटल के अंदर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1. जो एक्चुअल रीजन है इसे यहां पे रखने का वो यही है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है और इसका क्या है? 1s1 है. ये जो मेटल्स होती हैं ये अपने कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं. सो हाइड्रोजन कैन आल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स. जानते हैं हम लोग ये बात अच्छे से. फिर नेक्स्ट बात करते हैं, दीज मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर. रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का बिहेव किया करती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है. तो हाइड्रोजन भी क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट होती है. हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन. ठीक, तो हाइड्रोजन भी क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट होती है. ठीक, मेरे पास हाइड्रोजन और सोडियम का कोई कंपाउंड है या हाइड्रोजन और पोटेशियम का कोई कंपाउंड है, जैसे NaH या KH. ध्यान से सुनिएगा. अब मान लीजिए मैं, चलो छोड़ो, मैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं मान लीजिए. तो NaCl का जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सोडियम जो है वो कैथोड पे रिलीज होता है. सोडियम कहां पे रिलीज होता है? कैथोड पे रिलीज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक, सुनते जाना बस ध्यान से, अभी कोई कुछ नहीं बोलना बीच में, सिर्फ सुनना. उसके बाद में कोई डाउट आएगा, कोई पॉइंट आएगा तो बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. तो क्या होता है यहां पर कि ये कैथोड पे रिलीज होता है और एल्कली मेटल कैथोड पे रिलीज हो रही है. हाइड्रोजन भी कहां पे रिलीज होता है? कैथोड पर. वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, एक 12 वोल्ट की बैटरी लीजिए और 12 वोल्ट की बैटरी लेकर के वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए. तो जब वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या देखेंगे कि कैथोड पर, नाम सुना है एनोड कैथोड, तो कैथोड पे कौन रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक, और एल्कली मेटल्स भी कहां पे रिलीज होती हैं? कैथोड पे रिलीज होती हैं. इज इट क्लियर? बहुत पुरानी बात है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ये सारी की सारी मेटल्स जो होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी की सारी कैसी होती हैं? व्हाइट होती है, मतलब कलरलेस होती है. हाइड्रोजन भी कैसी होती है? कलरलेस होती है. ठीक, हाइड्रोजन भी हालांकि ये कोई रीजन नहीं है कि इन्हें एल्कली मेटल के साथ रखा जाए कि वो कलरलेस है तो उनके साथ रख दो, ये कोई रीजन नहीं है, लेकिन एक सिमिलरिटी है. एक सिमिलरिटी है और क्या बात है. ठीक है ना. फिर अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि एल्कली मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा NaCl या मैंने कहा Na2O, तो इनका इंपेरिकल फार्मूला हाइड्रोजन के कंपाउंड के सिमिलर होता है. कैसा? HCl, H2O. ठीक, तो देखो इंपेरिकली सेम है या नहीं है? तो इंपेरिकली सेम है. दीज आर फ्यू सिमिलरिटीज बिटवीन एल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन. तो ऐसा सजेशन दिया गया कि हाइड्रोजन को कहां रख दिया जाए? एल्कली मेटल्स के साथ रख दिया जाए. आगे बात समझ में? ठीक, अब हम बात करते हैं डिसिमिलरिटीज की. ध्यान से सुनिएगा.
डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं हाइड्रोजन और एल्कली मेटल? मुझे ही बोलने दें, यदि किसी को आता भी है तो सुने केवल ध्यान से, ठीक? तो डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं हाइड्रोजन और एल्कली मेटल की? ध्यान से सुनना, इसे हटा देता हूं। पहली बात, एल्कली मेटल होती हैं। अरे नाम ही है ना एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल्स क्या होती हैं? मेटल। जबकि हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। एल्कली मेटल सॉफ्ट सॉलिड हैं, कैन बी कट विथ अ नाइफ, चाकू से काटा जा सकता है इनको, पनीर के जैसा, है ना? जैसे हम पनीर को काट लेते हैं ना चाकू से, बिल्कुल ऐसे ही इनको काटा जा सकता है। मींस कैन बी कट विथ अ नाइफ, मतलब सॉफ्ट सॉलिड हैं। व्हाइल हाइड्रोजन इज गैस। नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स मोनो एटॉमिक हैं। इस बात को अच्छे से समझिएगा, है ना? मोनो एटॉमिक से मतलब क्या है? सिंगल एटम। जैसे आपको कभी भी लिखना हो सोडियम, तो सोडियम को हमेशा Na लिखेंगे अकेला जब लिखते हैं, है ना? पोटेशियम लिखना हो तो उसको हम क्या लिखेंगे? K लिखेंगे। व्हाइल हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक। ठीक, हाइड्रोजन कैसी होती है? डाई एटॉमिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, बहुत मजा आएगा। एल्कली मेटल शो ओनली +1 व्हाइल हाइड्रोजन कैन शो +-1। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। रेडॉक्स यूनिट जब मैं पढ़ा रहा था उस समय हमने लिखा हुआ है हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विथ मेटल्स शो -1 एंड व्हेन कंबाइंड विथ नॉन मेटल शो +1। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान से सुनिए, जो इनका एल्कली मेटल का नेचर है, ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है ना, बोथ आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, इनके कंपाउंड्स का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैथोड पे रिलीज होती हैं। एल्कली मेटल सिर्फ और सिर्फ कैथोड पे रिलीज होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन कैथोड और एनोड दोनों पे रिलीज हो सकती है, एक ही रिएक्शन में नहीं तो आप दिमाग में सेट कर लो, कि एक ही रिएक्शन के अंदर वो कैथोड पे भी रिलीज होगी और एनोड पे भी रिलीज होगी, ऐसा नहीं। जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन कहां पे रिलीज होती है? कैथोड पे रिलीज होती है। लेकिन जब आप NaH सोडियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन एनोड पे रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, जो ये होती हैं, ये एनोड और कैथोड दोनों पे रिलीज हो सकती है। कौन? हाइड्रोजन। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? तो हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है एल्कली मेटल की थोड़ी सी कम होती है और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये कुछ डिसिमिलरिटीज हैं किस किस के बीच में? एल्कली मेटल और हाइड्रोजन। और एक बात और मैं बता सकता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एल्कली मेटल्स में नियरेस्ट इनर्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक, नियरेस्ट इनर्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन में नियरेस्ट एक इनर्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक भाई, हाइड्रोजन की नियरेस्ट इनर्ट गैस है हीलियम, उससे एक इलेक्ट्रॉन कम है ना। और सोडियम की नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियॉन, उससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक, तो इसलिए कुछ लोगों ने कहा यार कि सिमिलरिटीज से ज्यादा तो डिसिमिलरिटीज हैं। देखो ना, सिमिलरिटीज से अच्छा दोनों बराबर ही दिख रही हैं क्या? ठीक, लेकिन फिर भी चलो एक पॉइंट ज्यादा हो गया। तो डिसिमिलरिटी अच्छी खासी है, तो इनको मत रखो इसके साथ में। तो मत रखो तो किसके साथ में रखें? फिर किसके साथ में रखें?
तो ऐसा कहा गया कि इन्हें हेलोजन के साथ रखो। ठीक, अब सुनते जाना जरा ध्यान से। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, हेलोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन गैस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है। ठीक, हेलोजन डाइएटॉमिक, हाइड्रोजन भी डाइएटॉमिक। फिर हेलोजन भी +-1 शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन तो कर ही रहा है। हेलोजन एनोड पे आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बनाते हैं, वो भी आयोनिक कोवेलेंट बनाता है। फिर हेलोजन भी इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे रिलीज होते हैं, ये भी कहां पे रिलीज होता है, एनोड पे। और दोनों में नेक्स्ट इनर्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन लेस है। दोनों में नेक्स्ट इनर्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन लेस है, इसलिए ऐसा सजेस्ट करा गया कि इनको कहां रख देना चाहिए, हेलोजन के साथ रख देना चाहिए। आ रही है यहां तक बात समझ में? अब आखिरी पॉइंट, हमने सिमिलरिटी देख ली एल्कली मेटल के साथ, एल्कली मेटल के साथ डिसिमिलरिटीज देख ली, फिर हमने हेलोजन के साथ क्या देख ली, सिमिलरिटी। अब बात करते हैं हेलोजन के साथ इसकी डिसिमिलरिटी की। ठीक, सुनना ध्यान से। पहली बात, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5, जबकि हाइड्रोजन का है NS1। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कहीं ना कहीं बेसिक यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? क्योंकि मोस्ले अंकल ने यही कहा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना? ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही तो रखा गया है चीजों को। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5, जबकि उसका है NS1। नेक्स्ट, ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड। ठीक, क्या बोला मैंने? ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड। याद करा दूंगा मैं आप लोगों को, इसका कलर जो होता है इसको ऐसे बोलना, मजाक मजाक में याद हो जाएगा, पीली, हरी, पीली, लाल, भूरी, बैंगनी। क्या बोला मैंने? मैंने कहा पीली, हरी, पीली, लाल, भूरी, बैंगनी। पीली, हरी, पीली, लाल, भूरी, बैंगनी। पीली फ्लोरीन, हरी पीली क्लोरीन, लाल भूरी रेडिश ब्राउन ब्रोमीन, और बैंगनी मतलब वायलेट कौन है, आयोडीन। ठीक, जबकि हाइड्रोजन जो है वो कैसा होता है, कलरलेस। यहां हम बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन कैसा है, कलरलेस है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इट इज मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? और एक और पॉइंट जो जनरली बुक में नहीं दिखता है लेकिन मैं बता देता हूं, क्या? हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल इन नेचर, हाईली इनफ्लेमेबल इन नेचर। ठीक है ना? आप बचपन से पढ़ा करते हैं कि सोडियम है या पोटेशियम है, उसको पानी के अंदर डाला आग पकड़ लेता है। ठीक, तो क्या सोडियम या पोटेशियम आग पकड़ता है? नहीं, है ना? वो क्या करता है, पोटेशियम जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है वो बनाता है KOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ती है। ठीक, कभी भी पोटेशियम आग नहीं पकड़ता या सोडियम आग नहीं पकड़ता। एक्चुअल जो आग लगी है वो किस में लगती है, हाइड्रोजन में लगती है। तो हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है ना? लेकिन जो हेलोजन है वो इनफ्लेमेबल होते हैं क्या? नहीं। ठीक, क्लोरीन लोरीन में आग थोड़ी ना लगा करती है ना। एक और बात, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरी पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन।
ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। एंड अदर हेलोजन आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत कम होता है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो हेलोजन बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हाइड्रोजन उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो यह है आपके चैप्टर की शुरुआत। ठीक, उम्मीद करता हूं थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा आपको, एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के कंपेयर में तो सिंपल है ना। और रिएक्शंस आया करती है, तो रिएक्शन का ऐसा कोई बहुत लोड नहीं लेना है, वो धीरे धीरे याद होती चली जाती हैं, है ना। एक बार, दो बार, तीन बार जब हम पढ़ा करते हैं उनको तो याद होने लगती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम पहले इतने नोट्स बनाने वाले हैं, इसके बाद मैं आपको हाइड्रोजन के टाइप्स सिखाऊंगा। हाइड्रोजन के टाइप्स के बाद, ठीक है ना, फिर हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन वगैरह पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करिए। चैप्टर का नाम डालिए हाइड्रोजन। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, वैसे तो इसकी एक अलग कॉपी बननी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है, अब टिका लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन, है ना, लिखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज, लास्ट वाला पॉइंट मैंने ये कहा था कि हेलोजन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं, जबकि हाइड्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हेलोजन रिड्यूसिंग नहीं होते, हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। ओके, चलिए। हाँ, क्या बोला मैंने? इट इज ऑल्सो नोन एज डाइहाइड्रोजन। It is also known as dihydrogen because exist in form of H2, because exist in form of H2। नीचे की लाइन से एरो का साइन बना के लिखिए। ट्राईहाइड्रोजन, ट्राईहाइड्रोजन H3 लिखो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। H3 लिख के ऐसा पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ट्राईहाइड्रोजन नोन एज हाइजोन, HYZONE, HYZONE। ओके, फिर एरो का साइन बना के लिखिए नीचे की लाइन से। हाइड्रोजन डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश while hydrogen discovered by Henry Cavendish, 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 while name hydrogen suggested by Lavoisier, name hydrogen suggested by Lavoisier। ठीक है, फिर नीचे की लाइन से एरो साइन बना के लिखिए। हाइड्रोजन इज नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। हाइड्रोजन इज नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। पहला कौन सा है? वेरी गुड, पहला है ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की यदि बात करोगे अर्थ क्रस्ट में, तो सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलता है नाइट्रोजन।
मेटल की यदि आप बात करोगे, मेटल, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मेटल मिलती है वो होती है एल्यूमिनियम। ठीक, एल्यूमिनियम के बाद आयरन और आयरन के बाद कैल्शियम। ठीक है ना। चलो जब इसकी एक्चुअल लोकेशन आएगी तब ये सब बातें लिखवाएंगे। अभी तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन इज 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ओके, चलिए साइड हेडिंग डालिए। अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, साइड हेडिंग डालिए। अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, लिखे द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन even in modern periodic table, the position of hydrogen even in modern periodic table is not certain, is not certain because it shows similarities in properties, because it shows similarities in properties with alkali metal as well as halogen, as well as halogen, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए, आल्सो विथ कार्बन फैमिली। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी कार्बन फैमिली से भी सिमिलर होती हैं। आल्सो विथ कार्बन फैमिली। ठीक है, चलिए साइड हेडिंग डालिए। सिमिलरिटीज विथ एल्कली मेटल, बिल्कुल एकदम नए टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा भाई। यहां इसको पढ़ोगे आप, बिल्कुल नयापन। वहां तो फार्मूला आ जाता था, न्यूमेरिकल आ जाता था, है ना। ठीक, सिमिलरिटीज विथ एल्कली मेटल। फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of alkali metal, general electronic configuration of alkali metal NS1 is similar to 1s1 of hydrogen, is similar to 1s1 of hydrogen. Next, both show +1 oxidation state, both show +1 oxidation state. Next, both act as reducing agent, both act as reducing agent. Next, on electrolysis of their compounds, on electrolysis of their compounds, both hydrogen and alkali metal release on cathode
release on cathode. Next, both show one valency. Both show one valency. Next, both show monovalent cation. बोथ फॉर्म लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं. मोनोवैलेंट कैटायन. मोनोवैलेंट कैटायन कैसा? H पॉजिटिव कॉमा Na पॉजिटिव. ठीक, H पॉजिटिव कॉमा Na पॉजिटिव, है ना. नेक्स्ट, बोथ आर कलरलेस. अब ये मत बोलना कि सोडियम जो है वो तो पीला होता है, सोडियम फ्लेम में येलो होता है, वैसे व्हाइट होता है ना. बोथ आर कलरलेस. नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखे. द कंपाउंड्स ऑफ बोथ, the compounds of both alkali metal and hydrogen are empirically same. Are empirically same. ठीक है जी. एग्जाम्पल लिख लो. NaCl HCl, Na2O H2O. NaCl HCl, Na2O H2O. तो ये कुछ सिमिलरिटीज हो गई एल्कली मेटल्स के साथ. ठीक. हेडिंग, डिसिमिलरिटी विथ एल्कली मेटल. जी भाई साहब, किसमें? नहीं, काई की सिमिलरिटी? एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो किसी के सिमिलर नहीं होते, तभी तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम है फिंगरप्रिंट. एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो सभी के डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. चलिए, हेडिंग क्या डाली? डिसिमिलरिटी विथ एल्कली मेटल. फर्स्ट, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल. Hydrogen is non-metal, while other members of first group are metals. While other members of first group are metals. Next, hydrogen is gas. Hydrogen is gas, while other are soft solid. Hydrogen is gas, while other are soft solid. Next, hydrogen exist in diatomic form. Hydrogen exists in diatomic form. H2. While alkali metals are monoatomic. Diatomic form H2, while alkali metals are monoatomic. Next लिखे. हाइड्रोजन can show +-1 oxidation state.
plus minus 1 oxidation state, but alkali metals show only plus 1 oxidation state. Alkali metals show only plus 1 oxidation state. Next, hydrogen can react with both metal and non-metal. Hydrogen can react with both metal and non-metal. ठीक है, but alkali metal with non-metal only. Alkali metal with non-metal only. Next, during electrolysis, hydrogen can liberate on anode also, but alkali metals liberated only on cathode. ठीक है, नेक्स्ट, कम ऑन. हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस या कंबस्टिबल गैस. Alkali metals are not. Hydrogen is highly combustible या inflammable, जो लिखना हो, गैस, but alkali metals are not. जी, तो क्या हुआ? सारी सिमिलरिटी होना जरूरी थोड़ी ना, क्या ऐसा थोड़ी ना कि हाइड्रोजन की, अब ऐसे तो हेलोजन +6 +5 और +7 भी बताते हैं, क्यों? फिर तो सारी सिमिलर तो है, तो डिसिमिलरिटी है ना. चलिए, तो कितनी हो गई? नियरली मेरे ख्याल से 6-7 हो गई. ठीक है ना. चलिए, डालिए साइड हेडिंग डालिए, सिमिलरिटीज विथ हेलोजन. एक और चाहो तो लिख सकते हो, नेक्स्ट इनर्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन लेस है ना. चलो जाने दो, मालूम तो है बात, है ना. सिमिलरिटीज विथ हेलोजन. जी मैडम, बता दूंगा मैं आपको, नाम बता दूंगा थोड़ी देर से. क्या हेडिंग डाली? जी, मैं बता दूंगा आपको, नाम बता दूंगा, बहुत सारे हैं, लिख लिए ना. डाली हेडिंग सिमिलरिटीज विथ हेलोजन, है ना. लिखिए फर्स्ट, बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर नॉन मेटल. बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर नॉन मेटल. नेक्स्ट, like fluorine and chlorine, hydrogen is also gas.
हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस। क्यों यहां में ब्रोमीन और आयोडीन क्यों नहीं बोल रहा हूं? सुनिए, जिसे नहीं मालूम वो ज्यादा ध्यान से सुनिए। ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। ठीक, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उसमें सिर्फ ब्रोमीन ऐसी है जो किस फॉर्म में रहती है? लिक्विड, है ना। और आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोथ आर डाइएटॉमिक इन नेचर, बोथ आर डाइएटॉमिक इन नेचर। नेक्स्ट, both can show plus minus 1 oxidation state. Next, both can react with metal as well as non-metal. Both can react with metal as well as non-metal. Next, both can form ionic as well as covalent compound. Ionic as well as covalent compound. Next, both have one electron less than next inert gas. One electron less than next inert gas. Next, on electrolysis, they release on anode, क्लियर। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हो गई हेलोजन के साथ, है ना। ठीक है, लास्ट हेडिंग डालिए, डिससिमिलरिटीज विथ हेलोजन, डिससिमिलरिटीज विथ हेलोजन। लिखिए फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन, electronic configuration of halogen is NH2NP5. Electronic configuration of halogen is NH2NP5, while hydrogen NS1. Next, all halogens are colored. All halogens are colored, while hydrogen is colorless. Next, the electron gain enthalpy of halogen is much greater than hydrogen. The electron gain enthalpy of halogen is much greater than hydrogen. Next,
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन is much greater than hydrogen. ठीक है। और एक और बहुत प्यारा सा पॉइंट, हेलोजन mainly act as बोलो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Halogen mainly act as oxidizing agent, while hydrogen as reducing agent. अब जबरन बनाना तो वो पॉइंट भी बना सकते कि हाइड्रोजन कैथोड पे भी रिलीज हो जाता है, हेलोजन नहीं होते, है ना। तो छोड़ो, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है ना। बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होता है, हेलोजन के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं जिनमें डिसिमिलरिटीज हैं। चलिए, तो अब हम चैप्टर शुरू कर लें। बहुत हो गई मजाक मस्ती, है ना। वैसे ये मजाक मस्ती नहीं है, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक। और खासतौर पे जिस आप पैटर्न की बात कर रहे हैं उस पैटर्न में तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज सिमिलर टू एल्कली मेटल, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज सिमिलर टू हेलोजन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहां पर हेडिंग डाल रहे हैं, डालिए सभी लोग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। चलो बोर्ड पे रहना जरा सभी लोग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहली जो हम बात करते हैं वो होता है आइसोटोप्स, ठीक। तो सबसे पहली जो बात यहां पर आती है वो होती है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ठीक। और हम अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन के जो हैं 3 आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, ठीक। सभी लोग पहचानते हैं, 9th क्लास से 10th क्लास से, छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इन बातों को, ठीक। तो 3 आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं। अब मुझे बोलने दें और ध्यान से सुने सभी लोग। ये 3 आइसोटोपिक फॉर्म हैं। It is denoted by, also denoted by P and known as protium, ठीक। It is denoted by capital D, deuterium, and it is capital T, tritium. These are 3 isotopic form of hydrogen, ठीक है। इस फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन कैसा होता है, 0। ये बात ध्यान रखना, ठीक। इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। पर जब आप यहां पर बात करते हैं तो 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। इज इट क्लियर। न्यूट्रॉन निकालते आता है, मास में से नंबर को माइनस करते हैं, तो 2 - 1, 2 - 1 कितना आएगा, 1। और जब आप ट्रिटियम की बात करते हैं, ठीक, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात आती है, दैट इज N/P रेशियो। क्या बोला मैंने, N/P रेशियो। व्हाट इज N/P रेशियो, इट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो, ठीक। तो यहां तो नेचुरली 0 आ रहा है ना। यहां पर कितना आ रहा है इसका, 1, ठीक। और यहां पर कितना आ रहा है, 2। समझ रहे हैं बात को। सुनो ध्यान से स्टेटमेंट। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम N/P रेशियो जो होता है वो किसका होता है, ट्रिटियम का होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। आप यूरेनियम की बात कर लीजिए, यूरेनियम पहचानते होंगे आप, U92 238 है ना। अब U92 238 है
तो 238 में से आप 92 को माइनस करेंगे, तो 238 में से 92 को माइनस करेंगे तो मुझे लग रहा है अप्रॉक्स कुछ 148 के आसपास या 146 कुछ आ जाएंगे न्यूट्रॉन। तो 146 डिवाइडेड बाय 92 करोगे, तो 146 डिवाइडेड बाय 92 करोगे तो भी कितना आएगा आपका 1 पॉइंट कुछ। बोलो हाँ, ठीक है। तो किसी का भी n/p रेशियो 2 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ ये एक अकेला ऐसा आइसोटोप है या एलिमेंट है जिसका n/p रेशियो कितना होता है, 2 होता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सुनिए। इसी साल मार्च में जो IIT हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसी साल मार्च के अंदर IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव फॉर्म, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक। तो उसका आंसर क्या था, ट्रिटियम, है ना। ये हाइड्रोजन का एक अकेला फॉर्म है जो कैसे नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक। अल्फा बीटा गामा इसमें से इमिट हो सकते हैं। ये कैसा होता है, हैवी हाइड्रोजन, ठीक। और ये नॉर्मल हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? यहां लिख देता हूं मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम n/p रेशियो किसका होता है, ट्रिटियम का होता है, ठीक है ना। आगे सुनिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो नॉर्मल हाइड्रोजन आपको मिलता है ना, उस नॉर्मल हाइड्रोजन का 99.98% कौन होता है, प्रोटियम ही होता है, ठीक है ना। 99.98% कौन होता है, प्रोटियम। जबकि ड्यूटीरियम जो है, ड्यूटीरियम ओनली, ठीक, 0.015% होता है, ओके, ठीक। और ट्रिटियम जो है इट इज 10⁻⁻15% होता है। कैसी मजे की बात है, ठीक। तो सबसे ज्यादा कौन मिलता है हमको, प्रोटियम ही मिला करता है। आ रही बात समझ में? ड्यूटीरियम केवल 0.015% होता है और ट्रिटियम जो है वो 10⁻⁻15% होता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, टोटल हाइड्रोजन का। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो लगभग सबके एक जैसे रहते हैं, लेकिन ड्यूटीरियम का जो ऑक्साइड है, इसका ऑक्साइड को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम वाटर कहते हैं, है ना। लेकिन इसका जो ऑक्साइड होता है वो कौन होता है, D2O। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ D2O? द नेम ऑफ D2O इज हैवी वाटर। बोलो, सुना है नहीं सुना है कभी, है नहीं सुना? अब सुन लो, ठीक। नॉर्मल वाटर जो आप पिया करते हैं वो नॉर्मल वाटर होता है H2O, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के अंदर एज अ कूलिंग एजेंट यूज करा जाता है हैवी वाटर, और हैवी वाटर क्या होता है, D2O होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। अब जबरन बनाना हो तो इसका भी बना सकते हैं T2O, है ना, लेकिन वो T2A2O कोई काम का नहीं है। काम का सिर्फ कौन होता है, D2O होता है, दैट इज हैवी वाटर। हैवी हाइड्रोजन से बना है तो हैवी वाटर। आ गई इतनी बात समझ में? तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में जो पहला आइटम निकल के सामने आया वो था हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। इज इट क्लियर? यहां पर आप मुझे एक पॉइंट याद दिलाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो मैं आपको लिखवाऊंगा, क्या कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, ठीक। भाई केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना, डोनेट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और सब में ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे हैं, सेम है।
तो सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होनी चाहिए? सेम। होती भी है, लेकिन फिर भी मास में डिफरेंस के कारण, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, मास में डिफरेंस के कारण कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज डिसिमिलर हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, और ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉपर्टीज में ड्यू टू डिफरेंट मास, इट इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। जब आपका ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करता था ना, तो बहुत से स्कूल के टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, व्हाट इज आइसोटोपिक इफेक्ट। अब इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे वो अपन समझ सकते हैं। ऐसे पूछेंगे, द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स इज नोन एज, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं द आइसोटोपिक इफेक्ट इज ड्यू टू, ठीक है ना। तो ऐसा पूछ लिया तो ज्यादा मस्त क्वेश्चन बनेगा। द आइसोटोपिक इफेक्ट इज ड्यू टू, तो आइसोटोपिक इफेक्ट किस लिए, किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंट मास। याद रहेगा भाई सभी को? है प्यारा सा पॉइंट। नेक्स्ट आगे सुनिए, है ना, सब एक साथ नोट्स बनाएंगे, पहले देख लो। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में पहला आइटम, दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, सेकंड। दूसरी यहां पर बात आती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने कहा मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मींस व्हाट? तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब H2 ही है ना, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। H2 इज नोन एज व्हाट? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सेकंड इज एटॉमिक हाइड्रोजन। बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके पास है H2, इसे बहुत हाई टेम्परेचर जब हम देते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के बीच में ले जाते हैं, है ना, दो इलेक्ट्रोड लिए, उन पे हाई पोटेंशियल लगाया और वहां पर हाइड्रोजन गैस रखी हुई है, तो ये जो H2 मॉलिक्यूल होता है, ये H2 मॉलिक्यूल टूट जाता है और क्या बनाता है? H। तो इस प्रकार H2 मॉलिक्यूल के थर्मल डिकम्पोजिशन से, सुनिएगा, H2 मॉलिक्यूल के थर्मल डिकम्पोजिशन से जो H बना करते हैं, दीज आर नोन एज व्हाट? एटॉमिक हाइड्रोजन। इन्हें क्या कहा जाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स नाम के एक चैप्टर में, और लॉ का नाम रहेगा लाप्लास एंड लेवोशियर लॉ, ठीक। सुनना ध्यान से, शायद कहीं नाम क्लिक कर जाए जब मैं थर्मोडायनामिक्स आप लोगों को पढ़ाऊं। लाप्लास एंड लेवोशियर लॉ। लाप्लास और लेवोशियर क्या बोलते हैं कि कोई भी एक रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो हमेशा कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। और हमेशा इक्वल और अपोजिट हीट का एक्सचेंज होगा। इसको ऐसा समझिए कि किसी भी चीज के कंस्ट्रक्शन में आपको जितनी एनर्जी लग रही है, उसके डिस्ट्रक्शन में उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। क्या कहा मैंने? किसी भी चीज के कंस्ट्रक्शन में आपको जितनी एनर्जी लग रही है, उसके डिस्ट्रक्शन में उतनी ही एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ऑलवेज इक्वल। तो होता क्या है, H2 को आपने डिसोसिएट किया, H2 को डिसोसिएट किया, H बना। अब ये H वापस से कंबाइंड होते हैं, और वापस से कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? H2। और जब ये H2 बनाते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करते हैं, एंड टेम्परेचर रीचेस अप टू 4000 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा मैंने? फिर से सुन लीजिए, ये दोनों H जब कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के H2 बनाते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, एंड टेम्परेचर रीचेस अप टू
4000 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। किसका प्रिंसिपल है ये? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का प्रिंसिपल है। बड़े बड़े पानी के जहाज हैं, है ना, अमेरिका 100-200 विमान छोड़ गया अफगानिस्तान में। अब वो लोग कुछ करेंगे तो है नहीं, सब पैदल हैं, है ना, तो वो उसको भंगार में बेचेंगे चुरा चुरा करके। ठीक, तो ऐसे तोड़ लेंगे क्या हथौड़ी से जा करके? ऐसे तो नहीं तोड़ने वाले, है ना। वो सब सुपरसोनिक हैं, कहीं कुछ फाइटर जेट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे? इससे, टॉर्च। यहां टॉर्च से मतलब वो नहीं कि रात को जला के अंधेरे में देखने के काम आती है। यहां टॉर्च से मतलब है वेल्डिंग टॉर्च। क्या मतलब है? वेल्डिंग टॉर्च है। ठीक, तो बहुत मोटे मोटे पानी के जहाज हैं। आपको मालूम है ना, एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पानी के जहाजों को तोड़ने की, है ना। ठीक, बांग्लादेश में तो हजारों लोग उसी से जुड़े हुए हैं। पूरे वर्ल्ड से जो है जहाज आते हैं, पानी के जहाज बांग्लादेश भेज देते, भैया इसको तोड़ लेना जरा। ठीक, तो वहां पे उनको काटते कैसे हैं? इससे काटा करते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च से, या फिर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। इज इट क्लियर? थर्ड इज नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक, नेसेंट। नेसेंट का मीनिंग होता है न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न से मतलब क्या होता है? ताजा ताजा पैदा हुआ हो। ठीक, उसको बोला जाता है न्यूली बॉर्न। समझ रहे बात को? तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन बना करती है, उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस S। ठीक, H2 नहीं लिखने का, इसको क्या लिखने का है? 2H लिखने का है। फिर ये बात अलग है कि वो 2H किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2 में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन बना करती है इनिशियली, दैट इज नोन एज व्हाट? नेसेंट हाइड्रोजन। आई कुछ कुछ बात समझ? ठीक, अब क्या क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव के अंदर? मुझे मालूम नहीं आपके स्कूल वाले किस लेवल पे जा रहे हैं, है ना भाई, नया पैटर्न है। किसको मालूम क्या टीचर की क्या बुद्धि चल रही है, वो किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ ले, कौन सी बुक से उठा करके कट कॉपी पेस्ट करके दे दे। अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ज्यादातर क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको ही उठा करके ले लेंगे, कहां बुक में से छांटते बैठेंगे, है कि नहीं। तो यदि वो करते हैं तो हो सकता उनकी नजर इस क्वेश्चन पे पड़ जाए, एंड दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो फॉर्म आपने लिखे हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर नेसेंट हाइड्रोजन, एंड फाइनली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक, बिल्कुल घोंट लेना है हमें इस पॉइंट को कि हाइड्रोजन के जो अलग अलग फॉर्म हैं, उन फॉर्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, उससे कम रिएक्टिव होता है नेसेंट, और सबसे कम रिएक्टिव होता है मॉलिक्यूलर। एनी डाउट? नहीं, समझ में आ रहा है? चैप्टर समझ में आ रहा है? आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। कंसेप्ट एक बार सुन लिए हैं, समझ लिए हैं, कोशिश करना आज के आज आधा घंटा निकालना, 45 मिनट निकालना, ठीक है ना, और इनको याद करने की कोशिश करना, तो बहुत अच्छे से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आया है कि एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या होगा। सुनिए, एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन में डिफरेंस समझिए। जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के थर्मल डिकम्पोजिशन से जो हाइड्रोजन बनती हैं उन्हें हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। इसके लिए हमेशा वेरी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है,
और नॉर्मल, ये रिएक्शन मालूम क्या है? इट इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। यदि आप लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन बनाना चाहते हो तो जिंक ग्रेन्यूल ले लो और जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर डाइल्यूट H2SO4 डालना चालू करो, ठीक, तो हाइड्रोजन बनने लगेगी। तो इट इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। ये डिफरेंस है भाई। केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बनती है उसको नेसेंट बोलते हैं, और थर्मल डिकम्पोजिशन से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक। नेसेंट का जब कॉम्बिनेशन होता है, 2H है, तो 2H जब कंबाइंड होके H2 बनाएंगे तो कोई हीट रिलीज नहीं होती है, ठीक, नॉर्मली वो आराम से कंबाइंड हो जाते हैं, H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन जब कंबाइंड होंगे 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा देंगे। ठीक है भाई, तो जिनका भी डाउट था बात समझ में आ गई। आखिरी बात, लास्ट, नींद तो नहीं आ रही कोई को है? तो ये हो गए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में भी एक अलग टाइप। लास्ट सुनिए, अभी तक हम लोगों ने क्या थ्योरी पढ़ी हुई है? हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते रहते हैं? घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। पढ़ा है ऐसा हम लोगों ने, है ना? सेंटर में न्यूक्लियस रहता है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? लेटेस्ट थ्योरी क्या बोलती है? लेटेस्ट थ्योरी बोलती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया करते हैं, घूमा करते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी घूमते रहते हैं, है ना? उसको न्यूक्लियर स्पिन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस भी घूमता रहता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी लगातार क्या होते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, अब सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, बोर्ड पे देखो। हम बात कर रहे हैं H2 के। H2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भैया ने। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक। और प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स भी हैं 2। मैं H2 की बात कर रहा हूं, H की बात नहीं कर रहा हूं। तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक। H2 का डायग्राम बनाया मैंने, यो, ठीक। ये न्यूक्लियस है। एक और बार बनाया, यो, वो उसके न्यूक्लियस है। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला है, यहां सुनो, वंडरवॉल रेडियस नहीं होने वाला है, ध्यान से सुनना। ये H2 है, इस H2 में जो न्यूक्लियस है या जो प्रोटॉन है, यदि वो सेम डायरेक्शन में स्पिन करने लगे, बोथ इन क्लॉकवाइज और बोथ इन एंटी क्लॉकवाइज, तो यदि दोनों प्रोटॉन या दोनों न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, देन दिस हाइड्रोजन नोन एज ऑर्थोहाइड्रोजन। घोंट लो अब भी के अब भी, क्या कहा जाता है इसको? ऑर्थोहाइड्रोजन, ठीक है। एंड व्हेन बोथ हाइड्रोजन हैव अपोजिट स्पिन, मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट स्पिन हो जाती है, देन इट इज नोन एज पैराहाइड्रोजन। तब इसे क्या कहा जाता है? पैराहाइड्रोजन कहा जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक। अभी बस 3 या 4 क्लास के बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं, है ना? और फिर चलती रहेगी आपकी ऑर्गेनिक। और जब ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे तो हम उसमें बेंजीन रिंग पढ़ेंगे। नाम सुना ना बेंजीन रिंग का? ठीक। और बेंजीन रिंग के अंदर भी आर्थो और पैरा पोजीशंस आती हैं, ठीक। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन एंड आर्थो एंड पैरा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक एक दूसरे का, सिर्फ नाम सिमिलर दिख रहे हैं। यहां भी आर्थो पैरा हम नेम यूज कर रहे हैं और वहां भी हम आर्थो पैरा नेम यूज करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, जबरन की बात मत करना। ये आर्थो पैरा सिर्फ क्या है?
हाइड्रोजन के न्यूक्लियर स्पिन को शो कर रहे हैं, है ना। यदि हाइड्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन सेम है, क्लॉकवाइज है, तो इसे आर्थो हाइड्रोजन कह देंगे, और अपोजिट हैं तो क्या कह देंगे आप उसको, पैरा। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ नहीं, सेम, बोथ क्लॉकवाइज या बोथ एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम होनी चाहिए तो उसको आर्थो कहोगे, और दोनों अपोजिट होनी चाहिए तो उसको क्या कहोगे, पैरा कहोगे। आ गई बात समझ में? वेरी गुड, ठीक। जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसमें नियरली 75% आर्थो होता है और 25% पैरा होता है, ठीक है। 75% आर्थो होता है, 25 पैरा होता है। जैसे जैसे हम ठंडा करते जाते हैं तो ठंडा करते 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 पैरा इंक्रीज होता जाता है, आर्थो कम होता चला जाता है, ठीक। और जब आप -263 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाते हैं, है ना, मतलब 0 केल्विन के नियर जब आप पहुंच जाते हैं तो 100% पैरा हो जाता है और आर्थो कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है ना। ये कुछ बहुत ही गहराई वाले पॉइंट्स हैं। आपको लगता है कि बिना डूबे हम इतने डीप में जा सकते हैं तो ही जाना, है ना, नहीं तो ज्यादा गहरे जाने के चक्कर में पता चला डूब गए, फिर बाहर ही नहीं निकल पा रहे, है ना, ठीक। तो आओ शुरू करते हैं। हेडिंग डाला हुआ है टाइप्स ऑफ मैंने कहा कि इतनी गहराई में तभी जाना, ये वाली बात बोल रहे हैं? अच्छा, इससे पहले मैंने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं आर्थो डिक्रीज होता जाता है और पैरा इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। और जब 0 केल्विन के आसपास कहीं हम पहुंचते हैं, है ना, तो 100% पैरा हो जाता है और आर्थो 0 हो जाता है, ठीक है। ये कहा मैंने, लिखिए। आए, इसमें भी डाउट है, बोलिए। कोई रीजन नहीं, इसको एक्चुअली क्या है, ये अपोजिट स्पिन है ना, तो अपोजिट स्पिन मोर स्टेबल फॉर्म होता है। क्या? अपोजिट स्पिन मोर स्टेबल फॉर्म होता है, आर्थो लेस स्टेबल फॉर्म है और पैरा मोर स्टेबल फॉर्म है, ठीक। तो वो अपने लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। हाँ, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, ठीक। n/p को हम n/p को आइसोटोपिक नंबर, n/p को नहीं कहते यार, वो n-p को कहते हैं, n-p को कहते हैं आइसोटोपिक नंबर, है ना। चलो बाद में वापस कर देना, वेरी गुड मेरा। लिखिए, हेडिंग क्या डाली हमने, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन फॉलोइंग 3 आइसोटोपिक फॉर्म, फॉलोइंग 3 आइसोटोपिक फॉर्म, ठीक है जी। आप एज इट इज नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि लैंग्वेज अब क्या लिखवाना, सब कुछ तो लिखा है बोर्ड पे। हरी बोल।
गया? यस सर। 99.98% होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम जो है ओनली 0.015%। कुछ नहीं, कोई ऐसा केमिकली कोई इफेक्ट नहीं होता भाई। हाइड्रोजन का कोई सैंपल है, ठीक, उसके अंदर नॉर्मल यदि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की बात करोगे तो 75% आर्थो है, 25% पैरा है, लेकिन ऐसी कोई रिसर्च नहीं है कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहे हों, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम नॉर्मल केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें अलग से हम आर्थो पैरा को डिफरेंस नहीं करते हैं, बस हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिखिए, इट इज डाई एटॉमिक हाइड्रोजन। इट इज डाई एटॉमिक हाइड्रोजन means H2, means H2, ठीक है। बस इतना ही लिखना है उसके बारे में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी की ढेर सारी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमको, है ना, H2 की। फिर हेडिंग वाली है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन लिखिए, व्हेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास्ड थ्रू, व्हेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, then it dissociate and gave electric arc, ARC, then it dissociate and gave atomic hydrogen, atomic hydrogen। ये रिएक्शन लिख लीजिए, H2 gives H plus H, ऊपर एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक आर्क लिख सकते हैं चाहे तो, H2 gives H plus H, एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक आर्क लिख सकते हैं। वो वाला इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा हुआ है जिसके थ्रू उन्होंने शेयरिंग की हुई थी, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को शो करा है मैंने, ठीक। नीचे लिखे एरो का साइन बना के, द लाइफ ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, द लाइफ ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी शॉर्ट, is very short and it rapidly changes to H2, it rapidly changes to H2 during this reaction. Very large heat release during this reaction, very large heat release and temperature reaches to 4000 degrees Celsius, and temperature reaches to 4000 degrees Celsius, ठीक है। फिर हेडिंग डालो नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन लिखे, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, नवजात, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन
फुल स्टॉप करके लिखो पुत्र। द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, the hydrogen produced during chemical reactions is nascent, come on, ये रिएक्शन Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus 2H, इसको ऐसे ही लिखना हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में। यदि कभी नेसेंट ऑक्सीजन आए तो स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखना है, नेसेंट क्लोरीन तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोरीन को लिखना है। ओके जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन निकल रहा वो नेसेंट ही होता है, फिर वो दोनों H मिलके H2 बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, एरो बना के लिखिए, एरो बना के लिखिए नीचे की लाइन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज हाइड्रोजन इज, ऑर्डर